अकाउंटिंग, ये शब्द सुनकर जहन में क्या आता है? शायद ढेर सारे नंबर्स, कैलकुलेटर्स और ऐसी मैथ्स जो सर घुमा दे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये इससे कहीं ज्यादा है, ये तो असल में बिजनेस की अपनी एक अलग ही जुबान है, एक ऐसी भाषा जिसे पूरी दुनिया समझती है। तो आखिर ये बिजनेस की भाषा है क्या चीज? काम कैसे करती है ये? जवाब है अकाउंटिंग। और हाँ, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो किसी भी कंपनी की पूरी कहानी बताती है। उसने शुरुआत कहाँ से की, पैसा कहाँ बनाया और कहाँ उससे घाटा हुआ। सब कुछ इन्हीं किताबों में दर्ज होता है। तो चलिए इस फाइनेंशियल स्टोरी को लिखने का जो पूरा साइकिल है उसे समझते हैं। देखते हैं कि आखिर किसी कंपनी की आर्थिक कहानी पन्नों पर उतरती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस का ऑफिशियल नाम है अकाउंटिंग साइकिल, यानी कि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसकी समरी बनाई जाती है और आखिर में उसे रिपोर्ट किया जाता है। और इसका बस एक ही मकसद है, एक्यूरेसी, बिल्कुल सही होना। क्योंकि सोचिए, एक जरा सी गलती पूरी कहानी बदल सकती है। कहानी लिखने का पहला हिस्सा है उसे रिकॉर्ड करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है। मान लीजिए कंपनी ने $10,000 का सामान खरीदा, ठीक है। फिर इस खरीद को एक जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जो एक तरह से कंपनी की रोज की डायरी है। इसके बाद ये जानकारी लेजर में जाती है, जहां हर अकाउंट का अपना अलग अलग हिसाब रखा जाता है। और आखिर में एक ट्रायल बैलेंस बनता है, ये चेक करने के लिए कि सारे डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं, यानी कि हिसाब किताब बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब बारी आती है कहानी को फाइनल टच देने की। इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए $5,000 की आमदनी हुई, जो कमा तो ली गई है लेकिन कैश अभी हाथ में नहीं आया, उसे रिकॉर्ड करना। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। फिर जो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। और आखिर में एक नया पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, ताकि अगले फाइनेंशियल पीरियड के लिए सारे खाते बिल्कुल साफ सुथरे और तैयार हों। ओके, तो कहानी लिखने का प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन जैसे हर भाषा के अपने ग्रामर के नियम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये नियम इस बात को पक्का करते हैं कि हर कंपनी अपनी कहानी एक ही तरीके से और एक ही जबान में बताए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है अक्रूवल प्रिंसिपल। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब वो होता है, ना कि तब जब कैश हाथ में आता है या जाता है। मतलब अगर किसी ने आज कोई सर्विस दी है तो उसकी कमाई आज ही मानी जाएगी, भले ही पैसा अगले महीने मिले। इसी से जुड़ा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल। ये कहता है कि जिस कमाई को पाने के लिए जो खर्चे हुए हैं, उन्हें उसी कमाई के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट बनाने पर पैसा खर्च हुआ तो उस खर्चे को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो प्रोडक्ट बिकेगा और उससे पैसा आएगा। इससे क्या होता है, मुनाफे की बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। फिर आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब भी बहुत सिंपल है, एक ही अकाउंटिंग मेथड को साल दर साल इस्तेमाल करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि तुलना हमेशा सेब की सेब से हो रही है, न कि सेब की संतरे से। एक और बहुत जरूरी अजम्पशन है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये बस ये मानकर चलता है कि बिजनेस आने वाले टाइम में बंद नहीं होने वाला, बल्कि चलता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू लगाई जाती है। और आखिर में है प्रूडेंस प्रिंसिपल, यानी सावधानी का नियम। इसे सेफ खेलने वाला रूल भी कह सकते हैं। ये कहता है, अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ और अपने खर्चों को कभी कम मत आको। हमेशा एक रियलिस्टिक और थोड़ी कंजर्वेटिव तस्वीर ही पेश करो। अच्छा, अब ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि अकाउंटिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इसके अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स भी हैं। जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, इसके 4 मेन ब्रांचेस हैं। पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कंपनी से बाहर के लोगों के लिए है, जैसे इन्वेस्टर्स। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कंपनी के अंदर के फैसलों में मदद करती है। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो ये एनालाइज करती है कि किसी चीज को बनाने में कितनी लागत आती है। और चौथा है ऑडिटिंग, जिसका काम है ये जांच करना कि सारे हिसाब किताब सही हैं या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी लिखी किसके लिए जा रही है? कौन है वो लोग जो इन नंबर्स को इतनी गहराई से पढ़ते हैं? चलिए देखते हैं कि वो की स्टेक होल्डर्स कौन हैं
जो इस इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं। तो फिर से वही सवाल, इतनी सारी मेहनत, इतने सारे नियम, आखिर ये सब किया किसके लिए जाता है? देखिए, इस कहानी के कई रीडर्स हैं और हर किसी के अपने सवाल हैं। इन्वेस्टर्स पूछते हैं, क्या इस बिजनेस में पैसा लगाना एक अच्छा दाव है? जो लोग उधार देते हैं यानी क्रेडिटर्स, वो जानना चाहते हैं, क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा? कंपनी का मैनेजमेंट खुद सोचता है, हम और बेहतर तरीके से काम कैसे कर सकते हैं? और सरकार, वो ये पक्का करती है कि कंपनी सारे टैक्स रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं। अब किसी भी कहानी की तरह एक फाइनेंशियल स्टोरी का यूजफुल और ट्रस्टवर्दी होना भी जरूरी है। तो आइए उन क्वालिटीज के बारे में जानते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को सच में वैल्यूएबल बनाती हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल स्टोरी की 4 पहचान होती हैं। पहली, रेलेवेंस, यानी कि वो इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो फैसले लेने में काम आए। दूसरी, रिलायबिलिटी, मतलब वो एक्यूरेट हो और उसमें कोई भेदभाव ना हो। तीसरी, कंपेरेबिलिटी, इससे अलग अलग टाइम पीरियड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके। और चौथी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब उसे इतने साफ और सरल तरीके से पेश किया जाए कि उसे समझना आसान हो। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है। इसका असली मतलब है भरोसा बनाना और सही फैसले लेने में मदद करना। तो अब जब बिजनेस की इस भाषा से थोड़ी जान पहचान हो गई है, तो सोचिए अब कौन से कंपनीज की कहानियां पढ़ने में मजा आएगा।